दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने बुरे कर्मों में कुछ इस तरीके से उलझ जाता है कि वो अपनी वासना को मिटाने के लिए घर के अंदर ही खतरनाक खेल खेल देता है। जब वो घर के अंदर ही अपनी हवस मिटाने लग जाता है तो उसके बाद में उसको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो सब कुछ सही है। लेकिन इन सारी चीज़ों की जो शुरुआत होती है वो तो इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को कुछ पता चल नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो एक कहावत है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। आज की कहानी के अंदर घर के अंदर ही इश्क चल रहा था, लेकिन जैसे ही घर के किसी सदस्य को इस बात की खबर लगती है उसके बाद में एक ऐसा क्राइम होता है जिसे आप लोग सुनेंगे तो आप लोग दंग रह जाएंगे। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं। चूँकि आज सिलेंडर लेने के लिए गए थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए, चूँकि अभी आप लोगों को पता है कि थोड़ी सी मारामारी चल रही है, लेकिन बहुत जल्दी ये चीज़ें जो है वो सॉल्व आउट हो जाएंगी। हमारी भारत सरकार इससे निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। तो इस वजह से लेट हो गए, तो वीडियो ऊपर शूट करना था। तो अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो रात के 8:05 हो चुके हैं, तो इसलिए वीडियो घर के अंदर ही शूट किया जा रहा है। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से, और इसी झारखंड के अंतर्गत एक ज़िला आता है गोड्डा ज़िला, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना है महागंगा थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है मांगन पिपरा गांव। ये जो मांगन पिपरा गांव है, इसी मांगन पिपरा गांव के अंदर 27 जनवरी साल 2026 सुबह सुबह का वक्त था। कुछ लोग सुबह सुबह अपने खेतों पर जाने के लिए निकलते हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इस तरफ से लोग जो है वो कब्रिस्तान के नज़दीक से गुजरते हैं तो देखते क्या है, किसी शख्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही डेड बॉडी कुछ लोगों को नजर आती है, इस बात की सूचना पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है कि कब्रिस्तान के पास में किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। लिहाजा पूरे गांव से जो लोग थे कब्रिस्तान के पास इकट्ठा हो जाते हैं। एक परिवार जो ऑलरेडी अपने सदस्य को ढूंढ रहा था वो परिवार भी वहां पर पहुंचता है। दरअसल जब उस डेड बॉडी की शिनाख्त की जाती है, देखा जाता है, तो पता ये चलता है कि किसी ने कुल्हाड़ी से बड़ी बेरहमी के साथ में उसके सर पर, गर्दन पर, जिस्म पर वार कर कर उसकी हत्या की है। जो शव था उसकी शिनाख्त होती है, शव था किसी अमित कुमार नाम के व्यक्ति का। अमित कुमार जो कि पेशे से चाय की दुकान चलाता है, किराना स्टोर भी है, और इसकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी थी। अमित कुमार की पत्नी सोनी देवी मौके पर पहुंच जाती है। सोनी देवी अपने पति की डेड बॉडी को देखकर ज़ारो कतार रोने लग जाती है। सोनी देवी कहती है कि रात से वो घर नहीं लौटे थे, मैंने सोचा कहीं काम पर चले गए होंगे, इसलिए मैं परेशान थी, हताश थी। मोबाइल नंबर लगा रही थी तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने सोचा था कि अगर आज नहीं आएंगे तो पुलिस कंप्लेंट कराऊंगी, लेकिन किसने मेरे पति की बड़े ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी। साहब, जो भी कातिल है वो पकड़ा जाना चाहिए। लिहाजा तुरंत इस बात की जो सूचना थी नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंचती है। पुलिस की जो टीम होती है तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक, तमाम तरीके की जो टीमें होती हैं पुलिस की वहां पर पहुंचती है। सबसे पहले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लिया जाता है और उसके बाद इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब चूंकि डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, लेकिन सवाल यह था कि इतना साधारण सा व्यक्ति जो महज चाय और किराने की दुकान चलाता है, छोटा सा उसका एक खोखा है, तो आखिरकार कौन उसकी और क्यों हत्या करेगा? ये तमाम तरीके के सवाल पुलिस के जहन में भी थे, लोगों के भी जहन में थे। लिहाजा पुलिस वाले सबसे पहले अमित कुमार की जो पत्नी सोनी देवी होती है उससे पूछताछ करते हैं। उससे पूछते हैं क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई डाउट, कोई शक है, कोई ऐसा जिससे तुम्हारे पति की कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, या किसी से कोई ज़मीनी विवाद हो, किसी से कोई पैसों का लेन देन हो? तो जो पत्नी होती है वो कहती है कि साहब, उसके पति तो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, ऐसे में भला किस पर शक जता दूं? मैं कैसे कह दूं कि उसने मेरे पति का कत्ल किया होगा, जबकि उसके पति तो सीधे साधे थे, ना किसी से कोई लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा। अब पत्नी जब इस तरीके के बयान लिखवाती है, जब कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात सामने आती नहीं है, तो पुलिस बड़ा अचरज में पड़ती है। लिहाजा फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है कि पत्नी को बातें ना पता हो, आस पड़ोस के लोगों को कुछ पता हो, हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ हो, अमित ने आके घर ना बताया हो। तमाम तरीके के सवाल पुलिस के जहन में चलते हैं।
लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं, आस पड़ोस के तमाम लोगों से, गांव में अलग अलग लोगों से पूछताछ करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि अमित का कैसा स्वभाव था? उसका किसी के साथ में झगड़ा, किसी से बहुत ज़्यादा नज़दीकी, किसी से कोई दुश्मनी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मामला दुश्मनी में नहीं होता तो नज़दीकी में हो जाता है, पैसों का लेन देन होता है तो हो जाता है, कोई ज़मीनी विवाद हो तो हो जाता है, कोई बिजनेस का विवाद हो तो आ जाता है। लेकिन पुलिस हर एंगल पर छानबीन कर कर थक चुकी थी और पुलिस को इस पूरे केस के अंदर कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जो कातिल होता है वो कत्ल करने के लिए बड़ी प्लानिंग करता है और वो सोचता है कि जिस तरीके से वो प्लानिंग कर रहा है वो पुलिस की गिरफ्त से बच निकलेगा। लेकिन दोस्तों, ये महज कातिल का एक वहम होता है। दरअसल पुलिस जब छानबीन पे आती है तो कातिल चाहे पाताल में छुप जाए या फिर आसमान पर चला जाए। कहने को ये एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस ने जब कई टीमों का गठन किया और इस पूरे गांव के अंदर अलग अलग लोगों से जब पूछताछ की तो पुलिस को एक ऐसी बात पता चली कि पुलिस का जो शक था ये कहीं ना कहीं यकीन में बदल गया। लेकिन अभी शक के आधार पर पुलिस इस पूरे केस के अंदर कुछ भी नहीं करना चाहती थी। लिहाजा पुलिस वाले ऐसा करते हैं कि जो सोनी देवी होती है अगेन उसको पूछताछ के लिए बुलाते हैं और उससे इस बार अलग अलग तरीके के सवाल करते हैं। लेकिन सोनी देवी ने पहली बार जो कुछ बताया था, इस बार उसके बयान थोड़े अलग थे। इस बार सोनी देवी कुछ और बताने की कोशिश कर रही थी। लिहाजा जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो पुलिस समझ जाती है कि सोनी देवी पुलिस से कुछ ना कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या छुपा रही है ये चीज़ें अभी भी राज थी। लिहाजा पुलिस वाले कॉल डिटेल से लेकर हर एक चीज़ खंगालते हैं और जब पुलिस वाले हर एक चीज़ खंगालते हैं तो पुलिस का जो शक था ये यकीन में बदल जाता है। दरअसल जो सोनी देवी थी एक नंबर पर लगातार बात कर रही थी और ये नंबर था किसी रोहित के नाम पर। अब पुलिस वाले ये पता लगाते हैं कि भाई ये रोहित कौन है। अब जब रोहित के बारे में पता लगाया जाता है तो रोहित कोई और नहीं बल्कि अमित कुमार का सगा भाई, यानी इस सोनी देवी का सगा देवर। अब रोहित से इस तरीके से बातचीत होना, अब पुलिस वाले ये देखते हैं कि भाई रोहित कहाँ है। लेकिन जब रोहित से पूछताछ के लिए पुलिस वाले रोहित के पास जाने की कोशिश करते हैं, उसके घर पहुंचते हैं तो रोहित फरार था, रोहित वहां पर मौजूद ही नहीं था। लिहाजा पुलिस वालों को लगता है कि रोहित फरार हो चुका है। अगर इस केस के अंदर कुछ आगे फर्दर जानकारी जुटानी है तो सोनी देवी से ही जुटा सकते हैं। लिहाजा पुलिस वाले अब सोनी देवी के ऊपर सख्ती दिखाते हैं और जब सोनी देवी के ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो सोनी देवी यहाँ पर एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले बल्कि हर एक व्यक्ति जो उस गांव का था दंग था, हैरान था, परेशान था। दरअसल सोनी देवी कहती है कि साहब उसके पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही की है और मेरे साथ मेरा देवर रोहित मिला हुआ है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें सामने आती हैं पुलिस वाले अब इस पूरे केस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सोनी देवी होती है ये बताती है कि उसके पति जो अमित थे एक चाय का खोखा और उसमें छोटी सी परचूनी की दुकान थी वही चलाया करते थे। कहने को परिवार के पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जो अमित थे ये सोनी से, अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और ये पूरा परिवार खुश था। कहीं ना कहीं जो सगा देवर रोहित था, चूंकि अपने भाई के घर आ जा सकता था, तो यहाँ पर रोहित गंदा काम करता है। रोहित आए दिन अपनी भाभी से मजाक करता, डबल मीनिंग मजाक किया करता और कई बार हंसी हंसी में कह देता कि पत्नी हो तो फिर तुम्हारी जैसी। अब ये बातें कहीं ना कहीं सोनी देवी को लुभा लेती हैं। अब सोनी देवी भी शर्माती, लेकिन कहीं ना कहीं सोनी की इस शर्माहट में हाँ थी और अमित कुमार जो अपनी पत्नी की इन हरकतों से बेखबर था। इधर जो रोहित कुमार था उसे भी समझने में देर नहीं लगती है कि आखिरकार उसकी भाभी सोनी चाहती क्या है। उसके बाद में देवर भाभी के बीच में नज़दीकियाँ बनती हैं और एक बार जब ये नज़दीकियाँ बन जाती हैं तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेती। उसी घर के अंदर जो अमित कुमार ने बनाया था अपनी मेहनत से, उसी घर के अंदर सोनी देवी अपनी इज्जत को तार तार करती है और अमित कुमार के सगे भाई रोहित के साथ में इस रिश्ते को कलंकित करती है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। अब यह सिलसिला जब चलना शुरू होता है तो उसके बाद में सालों का समय गुजर जाता है और जो अमित कुमार था उसको कान कान खबर नहीं चलती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और धीरे धीरे तकरीबन 5 साल का लंबा समय गुजर चुका था, लेकिन अमित कुमार को इस बारे में कान कान खबर नहीं थी। लेकिन इधर रोहित और सोनी जो थे ये एक दूसरे से कुछ इस कदर मोहब्बत करने लगे थे कि अब चाहते थे कि हम दोनों शादी कर लें। लेकिन शादी तो ये कर लें, लेकिन मुश्किल ये थी कि अमित कुमार के होते हुए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। एक भाई अपनी भाई की पत्नी से कैसे शादी कर सकता है जब तक उसका भाई जिंदा हो।
इसलिए रोहित ने एक फैसला किया। रोहित ने फैसला किया अगर वो अपने भाई अमित कुमार का कत्ल करा देगा और उसके बाद उसकी भाभी जब विधवा हो जाएगी तो सिंपैथी दिखाएगा कि भाभी जवानी में विधवा हो चुकी हैं, इसलिए मैं शादी कर लेता हूँ। और उसके बाद प्लान बनाया जाता है। सोनी देवी और रोहित ये दोनों मिलकर गांव के ही मोहम्मद शाहीन को 1 लाख रुपए में अपने भाई और पति अमित कुमार की सुपारी देते हैं। उसके बाद में जो मोहम्मद शाहीन होता है ये गांव के ही एक व्यक्ति जो कि उसका पड़ोसी था विजेंद्र पासवान को 25,000 रुपए में अपने प्लान में शामिल करता है, यानी 75,000 रुपए मोहम्मद शाहीन के और 25,000 रुपए इस विजेंद्र पासवान के। उसके बाद में सुपारी दे दी जाती है। 27 जनवरी साल 2026, उससे एक दिन पहले यानी कि 26 जनवरी साल 2026, उसके बाद में अमित कुमार को किसी बहाने से शराब पीने के लिए घर से बाहर बुलाया जाता है। जो पैसे इन्हें एडवांस के तौर पर मिले थे उसी पैसों से उन्होंने एक कुल्हाड़ी खरीदी थी और उसके बाद में ये तीनों लोग बैठकर शराब पीते हैं, यानी अमित कुमार, मोहम्मद शाहीन और विजेंद्र पासवान। अब ये शराब पी रहे थे। उधर जो अमित कुमार था उसे कान कान खबर नहीं थी कि इन दोनों के मन में क्या पाप है, इन्होंने मेरी सुपारी ले ली है। अमित कुमार बेचारा इन सारी चीज़ों को समझ पाता। इससे पहले ही मोहम्मद शाहीन और विजेंद्र पासवान अमित कुमार के ऊपर हमला कर देते हैं और बड़ी ही बेरहमी के साथ में उसका कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को कब्रिस्तान के पास फेंक देते हैं और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। इधर जो सोनी देवी थी ये अपने पति का मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ कर नदी में फेंक देती है और उसके बाद इस तरीके से हो जाती है कि जैसे उससे कुछ पता ही ना हो। लेकिन अगले दिन जब इस पूरे केस का खुलासा होता है और जो कोई भी इस केस को सुनता है वो हैरान था कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से दो रिश्तों को कलंकित किया गया। एक देवर और भाभी वाला जो पवित्र रिश्ता था वो कलंकित कर दिया गया, एक पति और पत्नी वाला जो रिश्ता था वो कलंकित कर दिया गया और एक सगे भाई से जो सगे भाई का रिश्ता होता है वो कलंकित कर दिया गया। और ये सब कुछ क्यों हुआ? अवैध संबंधों की वजह से। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि मजाक हमारे समाज के अंदर कुछ इस तरीके से घुस चुकी है कि लोग डबल मीनिंग मजाक करते हैं, बल्कि मैं कहूँ कि मजाक जैसा कोई भी रिश्ता हमारे घरों में होना ही नहीं चाहिए। बहरहाल, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत करते हैं तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन आप लोगों ने कुछ बेहतरीन से कमेंट्स किए थे वो कमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं। नसीर अहमद हैं, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कैसे हैं आप? भाई, मैं जब टीन एज में था तो वालिद कहते थे कि दोस्त कितना भी अच्छा हो घर पे ना लाओ, बाहर ही मिला करो और घर पे किसी का आना जाना अच्छी बात नहीं। इसलिए कहते हैं कि बड़े कुछ नसीहत करें तो उसमें कुछ न कुछ अच्छाई होती है, बस समझने की बात है। नसीर अहमद जी, बड़ों ने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है और जो कुछ भी वो बोल रहे होते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके के केस पहले भी सुने थे। हालांकि उस दौर में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया नहीं थी, लेकिन आस पड़ोस कुछ ऐसे केस होते थे। उसी का एग्जाम्पल देते हुए बड़े हमें समझाने की कोशिश करते हैं। प्रियंका सिंह है, बहुत प्यारा सा कमेंट्स करती हैं, शुक्रिया। धीरज सिंह है, लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खान अकील है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कहानी बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया। मनदीप वर्मा है और इनकी पत्नी प्रादीप वर्मा हमेशा की तरह कमेंट्स करती हैं, लिखती हैं थैंक यू सर जी मेरी बेटी को कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, थैंक यू सो मच सर जी। प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से। तो प्रादीप वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह लिखते हैं कहाँ गए भैया इतने दिन, बहुत मिस किया आपकी स्टोरी को। तो प्रियंका सिंह जी बहन, बस थोड़ी मजबूरी थी, रमज़ान थे तो उस समय वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता था, फिर रोज़े के मुँह से बोलना भी मुश्किल था। उसके बाद में इरशाद मंसूरी लिखते हैं घर की दोस्ती अच्छी नहीं, ना किसी के घर जाएं और ना किसी को घर पे बुलाएं, दोस्ती बाहर ही बेहतर है। इरशाद मंसूरी जी, अच्छी बात कही आपने। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है, शुक्रिया भाई। राधे श्याम शर्मा बहुत अच्छी कहानी बोलते हैं, शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं गैर मर्दों के सामने वाइफ को कभी भी ना लाया करो, बहुत अच्छी बात कही आपने। शरीन शर्मा लिखते हैं ये नाजायज़ रिश्ते ऐसे ही नाश करते हैं, अच्छी बात कही आपने। नागेश गौड़ लिखते हैं हैदराबाद सिटी से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। अशबा जी कमेंट्स लिखती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितनों को घर बर्बाद कर चुके हैं, जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके कमेंट्स पर 2 रिप्लाई हैं, फरजाना सिद्दीकी की और अशबा जी का। सो दोस्तों, कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, तो दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें।